हेलो। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो करना होता है, बोलते चले जाइए, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन। जितना रहेगा ना, जितना रहेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो m1 r1 प्लस बोलिए क्या, m2 r2 प्लस सो ऑन, और डिवाइडेड बाई क्या हुआ करता था, तो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, बोलिए जल्दी, m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस सो, हाँ m3 s3 m4 m4 लिखते चले जाना। नीचे में क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। अगर हमको VCM चाहिए तो क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस, मतलब नीचे में टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखा जाता है। अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस करते चले जाएंगे एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस। ठीक है। अच्छा, अगर हमको चाहिए पूरे सिस्टम का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चाहिए, तो बताइए क्या किया जाए उसके लिए। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसमें हमने देखा था टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप पूरे सिस्टम का मास ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, तो आपको मिल जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंटम। अच्छा, अगर आपको पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद आया ये सब, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ACM। इसका मतलब हुआ कि अगर तुमको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराना है, किसको एक्सेलरेट कराना है, तो इसके लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बोलेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हो जाए जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब यह हुआ कि सिस्टम में जो भी फोर्स लग रहा हो वो सिर्फ इंटरनल हो। मान लो सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ है, और दोनों एक दूसरे पे अगर फोर्स लगा रहा है तो इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और हम ये भी जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है m इंटू ACM, तो ये जीरो हो जाएगा। और बाबू अगर m को उधर लेके जाएंगे तो खत्म हो गया ना। यहाँ से हमको मिला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना, जीरो। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन करता है क्या, वेलोसिटी चेंज करता है। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, सिस्टम का मास तो कांस्टेंट होता है ना, तो अगर हम लोगों ने m इंटू VCM लिखा, जिसमें VCM एक कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मिल के तो कांस्टेंट ही ना बनेगा। और बताइए ना, पूरे सिस्टम का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको क्या देता है, ये हमको देता है पूरे सिस्टम का मोमेंटम ना। यानी पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, कंजर्व्ड। कौन सा वर्ड, तो हम लोग बोलेंगे कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। तो बताइए कंडीशन क्या है, कब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, जब, अरे यही से ना शुरू किए थे, जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो सिस्टम के मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द वेरी फेमस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये बात तो तुमको पता है ना कि ये जो P इक्वल टू हम m इंटू V लिखते हैं उसका फुल फॉर्म होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, हाँ, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फिलहाल के लिए एक ही चीज रहेगा। चलिए देख लीजिए, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, आगे बढ़े।
चलो अब देखो ये बोल भी रहा है कि इफ देयर इज नो नेट फोर्स ऑन क्या सिस्टम, द नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए किसी सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दोनों अभी फिलहाल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो मान लीजिए ये है, इसका मास है m1 और ये है, उसका मास कितना है m2, और दोनों चिपका हुआ है, यानी एक ही सिस्टम का हिस्सा हम इसको मान रहे हैं। और ये रेस्ट में भी है, कैसा है बताइए, रेस्ट में भी है। अब हुआ क्या, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया ना, तो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। अरे बोलिए ना, हाँ ठीक है। तो इस सिचुएशन में चूंकि इस पर इधर ना फोर्स लगा है, तो ये जो m1 होगा वो किधर मूव करेगा, इधर की तरफ। बोलिए जल्दी, और समझ लीजिए कुछ v1 वेलोसिटी से। तो जो m2 होगा वो किधर मूव करेगा, कुछ इधर की तरफ मूव करेगा, और कुछ v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। बोलो, अभी भी हम सिस्टम में इन दोनों को मान रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर इन दोनों में जो मोशन आया है, इस मोशन के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? कोई एक्सटर्नल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? नहीं। इसने इस पर फोर्स लगाया है, इसने इस पर फोर्स लगाया है, यही लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अच्छा, बॉम्ब वगैरह जब कभी एक्सप्लोड होता है ना, तो जब फटा नहीं रहता है तो बॉम्ब के सारे पार्टिकल्स एक जगह होते हैं, लेकिन जब बॉम्ब फट जाता है तो सारे पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बिखराव हुआ है पार्टिकल्स का, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है क्या? बाहर से किसी ने फोड़ा है उसको? नहीं। अंदर ही अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अरे बारूद का जलना एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से अंदर के पार्टिकल्स ही एक दूसरे पर फोर्स लगाए होंगे, जिसकी वजह से एक इधर गया होगा, एक इधर गया होगा, एक इधर गया होगा, एक इधर गया होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर के पार्टिकल्स ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर रोल था इंटरनल फोर्सेस का। हाँ, और जब सिर्फ इंटरनल फोर्स काम करे, यानी कि हम लोग कहेंगे ना कि यहाँ पर F एक्सटर्नल कितना है, 0 है ना। तो अगर सिर्फ इंटरनल फोर्स काम करे या फिर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, तो मोमेंटम ऑफ द हाँ ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। तो सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, और इसका मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो इनिशियली रेस्ट में ना था, इनिशियली ये कैसा था, इनिशियली ये रेस्ट में था। तो बताइए सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, बताइए। मास कितना है, तो m1 प्लस m2 है, और वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल सिचुएशन यही ना है, तो मास इंटू वेलोसिटी करिए, तो मिला जुला के खैर सही बता रहे थे आप, 0 है। चलिए इसका मोमेंटम लिखेंगे हम। तो फाइनल सिचुएशन में दोनों के पास मोमेंटम आ गया है, दोनों मूव करने लगा है। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना लिखेंगे, m1 इंटू v1। इसका मोमेंटम कितना लिखेंगे, m2 इंटू। अब बताइए सही है कि कुछ गलत हो गया इसमें? क्या गलत हो गया? जब मैं मोमेंटम बोल रहा हूं तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, ना कि मास इंटू स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। तो चूंकि सारी चीज़ें लीनियर है ना, तो इसके लिए एक्स वाई जेड एक्सिस लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक डायरेक्शन को क्या मान लीजिए, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए। इस प्लस माइनस से ही हम लोग बता देंगे कि कौन किस डायरेक्शन में है। तो एक काम करिए, चूंकि आपने इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो जब आप ये v1 लिखिएगा तो इसको किस साइन के साथ लिखिएगा, आप माइनस साइन के साथ नहीं लिखिएगा। तो यहीं पे गलती हुई है, मुझको लिखना चाहिए था m1 इंटू माइनस ऑफ v1 ना, प्लस m2। तो ठीक है, m2 तो खैर स्केलर क्वांटिटी है, मास हमेशा पॉजिटिव भी होता है, लेकिन v2 को मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा कि नेगेटिव साइन के साथ? v2 इधर है और इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, तो ये सही था। लेकिन ठीक है, अब इस साइड में क्या आ रहा है बताइए, 0 आ रहा है, बढ़िया। और यहाँ पे हमको माइनस m1 v1 ना मिला है, अब प्लस में मिला है m2 v2। आप इसको उधर लेके चले जाइएगा तो आपको मिलेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 v1 इज इक्वल टू कितना, m2 v2 मिलेगा। क्लियर है?
अब ये तो मुझको ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये m1v1 बराबर m2v2 नहीं याद है क्या? तो ये रिजल्ट कब है, कब के लिए वैलिड है, और ये ऑब्वियसली आपको याद भी होना चाहिए। ये रिजल्ट तब के लिए वैलिड है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा के, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो इस केस में दोनों पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ठीक है। और इनकी वेलोसिटीज और इनका मासेस के बीच का जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, m1v1 बराबर m2v2। अच्छा, पता है ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जितना इसका मोमेंटम इधर होगा उतना ही इसका मोमेंटम इधर होगा, ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो सके। अरे यार, ये तो मान लो कि इधर की तरफ लगाए 10 न्यूटन और फिर इधर भी लगाए कितना, तो नेट फोर्स कितना, जीरो नहीं होगा। तो इसका मोमेंटम इधर की तरफ m1v1 और इसका मोमेंटम इधर की तरफ m2v2, दोनों आपस में इक्वल है, तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? पता है नेट मोमेंटम जीरो क्यों है? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी कितना है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और v1 और v2 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अगर मैं यहाँ m1/m2 लिखूं, अरे m2 को नीचे लेके जाऊं और इस v1 को इधर लेके जाऊं, तो v2 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तुम बताओ रेशियो सेम है कि उल्टा है? रेशियो उल्टा, m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1 आया है, और जब भी रेशियो उल्टा होता है तो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इससे हमको ये सीखने को मिला कि किसी का मास अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, यानी भारी पार्टिकल कम स्पीड से मूव करेगा और हल्का पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। देखिए आपकी किताब में लिखा है। हो गया? चलो ठीक है, अब सुनो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना केजी, बोलो जल्दी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, बेचारे का मास है 5 kg, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि शुरू में कैसा है, रेस्ट में है। अब वो एक्सप्लोड होता है दो पार्टिकल्स में, 2 kg और 3 kg में, ठीक है। तो हाँ, मान लीजिए कि ये है आपका 2 kg वाला और ये है बाबू आपका 3 kg वाला। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 kg वाला अगर इधर जाएगा तो 3 kg वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। और एक्सप्लोजन के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं होगा, दोनों ने ही एक दूसरे पे फोर्स लगाया होगा, ठीक है। आगे बोलता है कि इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इसकी वेलोसिटी दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तुमको इसका वेलोसिटी बताना है, हो जाएगा क्या? तो एक काम करो, इसको मान लो क्या, m1, क्या मान लो, इसको क्या मान लो, m2, और इसकी वेलोसिटी को मान लो v1, इसकी वेलोसिटी को मान लो v2। तो हमने अभी अभी क्या देखा है, ऐसे सिचुएशंस के लिए लिखा जाता है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यही ना लिखा जाता है। m1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 kg, v1 की जगह पे v1 ही रहने दीजिए, m2 की जगह पे क्या लिखिएगा, तो 3 kg लिखिएगा, और v2 की जगह पे 10। अच्छा, एक और बात है, जब आप m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिख रहे हैं ना, तब साइन कंसीडर करने की जरूरत क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये डिराइव करते समय पहले ही साइन कंसीडर कर लिया है। बस आपको अमाउंट लिख के और आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा, 10 तिया कितना, 30/2 15, बहुत बढ़िया। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज और क्लियर हुआ इसमें कि जो भारी पार्टिकल है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो हल्का पार्टिकल है वो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि मास का रेशियो है 2:3 का, ये 15 मीटर पर सेकेंड आया है। हाँ, मास का रेशियो है 2:3 का, तो बाबू वेलोसिटी का रेशियो है 3, सॉरी, हाँ ठीक है, इधर से जाएंगे, 2:3 का, तो वेलोसिटी का रेशियो है 3:2 का। ऐसे भी क्लियर हो गया। ये दोबारा समझना है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 करना था, ठीक है।
ये बोल रहे हैं कि गन ऑफ मास कितना, ये गन है जिसका मास कितना है, m है। हाँ, इन अ गन ऑफ मास m देयर इज अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m। अच्छा, तो इसी के अंदर एक बुलेट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। बहुत बढ़िया। अभी क्या है कि इस गन को फायर किया जाएगा, अरे गन है तो फायर किया जाएगा। When the gun is fired, the bullet emerges with a velocity v with respect to the ground। मतलब जो जमीन से देख रहा है ना, उसको देखा कि बुलेट जो है v स्पीड से गन से बाहर निकला है। किस स्पीड से, v स्पीड से गन से बाहर निकला। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द क्या, गन। इतना तो आप अब तक जान ही गए होंगे कि जब बंदूक चलाया जाता है तो बंदूक पे पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसको भले हम लोग रोक लेते हैं लेकिन पीछे झटका तो लगता है ना। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रिकॉइल स्पीड। तो आपको गन की रिकॉइल स्पीड बतानी है, तो पहले तो आप गन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये क्या है बताइए, बुलेट है। बुलेट जिसका मास स्मॉल m है, गन जिसका मास कैपिटल M है। ये जा रहा है v स्पीड से, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ कितनी होगी। तो चलिए इसको समथिंग v डैश मान लिया जाए। अरे बोलो ना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर दिस सिचुएशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 की जगह पे क्या लिखोगे, m, तो v1 की जगह क्या लिखोगे, v डैश लिखोगे इज इक्वल टू m2 की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल m। और v2 की जगह पे एक बार फिर से बता दूं, ये m1 v1 बराबर m2 v2 लिखते समय साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिराइव करते समय हम पहले ही साइन कंसीडर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम आराम से v डैश बता देंगे, स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या, कैपिटल M इंटू वी। तो बाबू ये क्वेश्चन जो था ये 9th क्लास के लेवल का था। ये किस लेवल का क्वेश्चन था, 9th क्लास के लेवल का था, जिसमें हमको m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 यूज करना था। क्या ये दोबारा समझना है? अगर शर्म होगा तो शायद नहीं पूछोगे। ये तुम्हारे लेवल का है, ये तुम्हारे लेवल का है। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि क्या कोई डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इसमें। पढ़ के बताओ। कोई डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंस है? हाँ, पिछली बार विथ रेस्पेक्ट टू, अब की बार विथ रेस्पेक्ट टू गन है, सब कुछ बाकी सेम है। अब की बार भी अगर पढ़े होंगे आप क्वेश्चन को ढंग से, तो एक गन होगा जिसका मास कितना होगा, उसके अंदर एक बुलेट होगा जिसका मास कितना होगा। अब की बार भी फायर किया गया है, अरे बोलिए ना, जिसमें जो बुलेट अब की बार मूव कर रहा है v वेलोसिटी से मूव तो कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन है, ना कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तब आपको बताना है कि रिकॉइल स्पीड कितनी होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो गन है वो पीछे की तरफ समथिंग v डैश स्पीड से मूव कर रहा है। बोलो ना। तो बताओ ये v डैश किसके रेस्पेक्ट में है? मतलब गन किस स्पीड से पीछे जा रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे? तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही ना देखेंगे। अरे बोलिए, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है पीछे भी v डैश स्पीड से, और हमको यही निकालना भी है। क्या हम लोग m1 v1 बराबर m2 v2 कर लें? हाँ या ना? नहीं कर लें, इसलिए नहीं कर लें क्योंकि बाबू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 में v1 और v2 हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा था? सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा था, जिसमें ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है चलेगा, लेकिन ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं ना है, ये गन के रेस्पेक्ट में दे दिया है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलिए उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन कितना दिया हुआ है, v। अब हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में ये पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b होता है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ, पढ़ा है ये? अरे बोलो। हाँ, तो अच्छा एक बात अभी ही मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, कि उधर बकवास करोगे तो गुस्सा आएगा। बताओ ये क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ ये समझ में आ रहा ना, ग्राउंड है ये ग्राउंड है। बहुत बढ़िया। ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू,
क्योंकि यहाँ बगल में अगर रेस्पेक्ट ना दिया रहे तो हम किसको रेस्पेक्ट देते हैं? धरती को रेस्पेक्ट देते हैं, है कि नहीं? तो ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, तो अब मुझको बताओ कि इसको तोड़ा जाएगा तो कैसे तोड़ा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। अब आप बताइए कि ये वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा है? बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेरी गुड। और इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? वी लिख देंगे। अब हमको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ना पता करना है, कुछ नहीं, आप इसको उधर लेके चले जाइए। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? v प्लस, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? अरे वेलोसिटी ऑफ गन हमने कितना माना है? कितना माना है? v, खुद हम ही ने माना है भाई। तो हम v डैश प्लस लिखें कि माइनस लिखें? अरे तो माइनस v डैश ना लिखेंगे क्योंकि गन की वेलोसिटी हमने इधर ना मानी है। अच्छा सुनिए एक मिनट, बुलेट की वेलोसिटी हमने इधर मानी है और उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। देखिए, अरे इसको हमने कैसे लिखा है? पॉजिटिव साइन के साथ। तो जिस चीज की वेलोसिटी इधर है उसको माइनस साइन के साथ लिखना होगा ना। हाँ, तो मिला जुला के बताओ वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ गया? v माइनस, हाँ ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी। आप नहीं समझे? अच्छा रुकिए, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं कि ये रिजल्ट एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा है। आप समझना चाहते हैं? कोई लड़का खेसारी के प्रोग्राम में नहीं गया था? खत्म हो गया क्या? कब था? हैं? कल गया था। अच्छा, अक्षरा सिंह में गया था ना। चलो मेरा प्रोग्राम देखो। ये बताओ कि क्या तुम जानना चाहते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है? हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो ये जो स्टेज है वो गन है। स्टेज क्या है? और मैं हूं, मान लो बुलेट। अच्छा देख लो, इधर देख लो। जाओ, मैंने माफ कर दिया, ठीक है। ये क्या है? क्या है? गन समझो इसको, और मुझको क्या समझो? बुलेट समझ लेना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन का मतलब समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन का मतलब समझ रहे हो? अपनी मेहनत से जो मैं वेलोसिटी गेन करूंगा, हे भगवान, ये मैंने लिखवाया था कि आदमी अपनी मेहनत से जो वेलोसिटी गेन करता है वो उसके रेस्पेक्ट में होता है जिसके ऊपर वो चल रहा है। तो अगर बोला गया ना कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हुआ अपनी मेहनत से मैं चल रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड से इसके ऊपर, है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। तो अपनी मेहनत से मैं चल रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड से। मान लो कि ये जो गन है, अरे प्लेटफॉर्म को गन समझाएं, ये खुद जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ तुमको मैं किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखूंगा? किस वेलोसिटी से जाता हुआ? 40 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखूंगा। अपनी मेहनत से मैं चल रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड से और ये वापस लेके जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ओवरऑल मैं तुमको 40 मीटर पर सेकंड से ही ना आगे जाता हुआ दिखूंगा। तो बताओ ये 40 तुमको मिला कैसे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन में से वेलोसिटी ऑफ गन को घटा के ही ना मिला। तो वही तो है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन में से वेलोसिटी ऑफ गन को घटा लीजिए, आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये रिजल्ट आपको ये बताना चाह रहा है, बस हो गया। अब हमको इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, मास पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, इसका मास पता है। तो m1 v1 = m2 v2 अब हम लोग कर सकते हैं। तो बताइए m1 पे क्या लिया जाए? अरे कैपिटल M रे भाई। हाँ, अब v1 की जगह पे क्या लिया जाए? तो v डैश लिया जाए। मैंने क्या कहा? जब हम m1 = m2 v2 यूज कर रहे होंगे, साइन कंसीडर। अब ये मत करना कि अब यहाँ पर तुम माइनस v डैश लिख देना, क्योंकि ये आया ही था साइन कंसीडर करने के बाद। तो बस m × v डैश लिखो बराबर
बताओ ना, स्मॉल m इंटू क्या, ये तो v माइनस वी डैश ना लिखोगे और तुमको निकालना वी डैश है, तो सब वी डैश को एक साइड में रखो, तो m इंटू वी डैश रहने दो, और स्मॉल m इंटू वी डैश नेगेटिव ना है, इधर आके बनेगा पॉजिटिव, तो कैपिटल M इंटू वी डैश प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्या, v। अब यहां से हम लोग वी डैश को अगर कॉमन ले लें तो कैपिटल M प्लस क्या, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी, और यहाँ आपको वी डैश मिल जाएगा स्मॉल m इंटू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस क्या, स्मॉल m। चलिए बोलिए जल्दी, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं तो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ये देखो, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m जंप्स फ्रॉम अ बोट ऑफ मास कैपिटल M विथ स्पीड v रिलेटिव टू बोट। देखो सवाल में अब की बार नाव है, क्या है, मान लीजिए ये कोई नाव है, तो नाव तो पानी में रहेगा ना, और मान लो इसके बाद ये जमीन शुरू हो जाता है, एक आदमी खड़ा है इस पर, ठीक है, और इसको कूदना है, तो तुम बताओ आदमी जब आगे कूदेगा, अच्छा इसका मास कितना है, कैपिटल M, इसका मास कितना है, स्मॉल m, आदमी जब आगे कूदेगा नाव का क्या होगा, कॉमन सेंस से बता दो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, क्या होगा, और बहुत इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कूदने के लिए हम नाव पर कहाँ फोर्स लगाते हैं, पीछे फोर्स लगाते हैं। कूदना क्या है, चलने के लिए भी तुम जमीन पर कहाँ फोर्स लगाते हो, मैं हमको आगे बढ़ना है तो मैं पीछे ही ना फोर्स लगाऊंगा, अरे बोलो ना, ये ऐसे ही ना हम लोग करते हैं। तो आदमी ना कूदने के लिए नाव पर पीछे फोर्स लगाएगा, तो नाव आदमी पर आगे फोर्स लगे, तो इसीलिए आदमी जाएगा आगे, नाव जाएगा पीछे। तो यही पूछ रहा है कि अगर आदमी इस नाव पर से किस स्पीड से कूदा है, v स्पीड से मान लो कूद गया है, तो बाबू v स्पीड से कूद गया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट है। हे भगवान, ये बोला है कि रिलेटिव टू बोट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट कितना है, v है ना जी। और तुमसे पूछ रहा है कि बताइए बोट किस स्पीड से पीछे जाएगा, यानी आपसे v डैश पूछ रहा है। तुम एक बात बताओ, क्या ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, बोलो, पिछले क्वेश्चन में बंदूक में से बुलेट निकला था, अब की बार नाव में से आदमी निकल रहा है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहां पर भी हम लिखेंगे m1 v1 बराबर m2 v2। अरे बोलिए ना, क्योंकि नाव आदमी पर फोर्स लगा रहा है, आदमी नाव पर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स ना हुआ, बाहर से कोई फोर्स थोड़े लग रहा है। और जब सिर्फ इंटरनल फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम लोग एक बार फिर से m1 v1 इंटू m2 v2 तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी की वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, बोट के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है एग्जैक्टली यही सारा चीज फॉलो होगा, बस जहां हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू लिखे थे, वहां वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट लिखेंगे, और अल्टीमेटली बाबू वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा कितना, तो v माइनस वी डैश, और एग्जैक्टली आंसर भी वही आएगा जो पिछली बार आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, बस चीजें डिफरेंट हैं, वहां बंदूक और गोली था, यहाँ आदमी और नाव है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। अब आप ये आंसर जरूर लिख लीजिए, स्मॉल m इंटू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस क्या, स्मॉल m। ठीक है, आगे बढ़ें। बोलिए, आगे बढ़ें। ठीक है, अब सुनिए, ये सवाल है, क्या बोल रहा है ये, इन अ फिल्मी सीन बॉय ऑफ मास कितना 60 kg एंड अ गर्ल ऑफ मास 40 kg हाँ आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 100 kg। ठीक है, चलिए, तो एक फिल्मी सीन है जिसमें एक बॉय है, ठीक है, एक बॉय है जिसका मास कितना है 60 kg है, तो ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉय है, इसका मास है 60 kg का, बहुत बढ़िया। एक गर्ल है,
अच्छा फोटो दिया होगा ना, किताबों में फोटो दिया होगा। तो एक गर्ल है, हाँ, जिसका मास कितना है बताइए? 40 केजी है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म का मास कितना है? 100 केजी है क्या? अच्छा, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? 10 मीटर। ये भी पढ़ना ना, दिया होगा आगे, ठीक। हाँ, एंड लेंथ 10 मीटर। पुट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस प्लेटफॉर्म को रखा गया है एक, और कोशिश करना एक बार में तुम सब कुछ समझ लेना, ठीक है। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेटफॉर्म आगे पीछे जाना चाहे ना, अरे बोलिए ना, तो ये सरफेस उसको नहीं रोकेगा, वो स्लिप करने देगा, ठीक है। नाउ दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये उधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगी। ऑब्वियसली ये बाप बेटी होंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? 60 केजी 40 केजी बाप बेटी होंगे ये लोग। गंदा गंदा सब सोचता है खाली, ठीक है ना। कोई बात नहीं है। नाउ दे स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट t इज इक्वल टू, तो ये जो घटना अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है वो t इज इक्वल टू 0 ही घटना, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अभी दौड़ना स्टार्ट करेंगे। एंड मीट एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। और बताइए वो कहां मिलेंगे? तो यहाँ प्लेटफॉर्म के सेंटर पर वो मिलने वाले हैं, ठीक है। एट t इज इक्वल टू t टाइम। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू, अच्छा तो t इज इक्वल टू t वो टाइम है जिस समय ये दोनों मिल चुके होंगे। अरे बोलिए, तो आपको बताना है कि उस दौरान इस प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो क्या लग रहा है, प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट होगा? अरे बोलो, लग रहा है होना चाहिए आगे नहीं होना चाहिए? अच्छा तो मैं ऐसे समझाता हूं, अगर सिर्फ ये आदमी दौड़ रहा होता, मान लो कि वो नहीं होती और सिर्फ ये अकेले इसके ऊपर चल रहा होता, दौड़ रहा होता, तो बताओ आदमी तो आगे जाता, प्लेटफॉर्म कहाँ जाता? अरे बहुत बहुत इजी लॉजिकल आंसर है इसका, क्योंकि चलने के लिए हम प्लेटफॉर्म पर कहाँ फोर्स लगाएंगे? हम प्लेटफॉर्म पर पीछे फोर्स लगाएंगे, प्लेटफॉर्म हम पर आगे फोर्स लगाए। जैसे यहाँ पर भी मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं इस स्टेज पर कहाँ फोर्स लगा रहा हूँ? मैं पीछे फोर्स लगा रहा हूँ। हालांकि स्टेज अटैच्ड है जमीन से, इसीलिए नहीं जा रहा है। लेकिन आप इमेजिन करिए, एक स्केट बोर्ड को इमेजिन करिए। स्केट बोर्ड समझते हो? एक पटरा होता है, दो गो चक्का पीछे होता है, दो गो चक्का। आप उस पर खड़े होके और चलने की कोशिश करिएगा ना, तो ठीक है गिरिएगा, संभलिएगा, बाद की बात है, लेकिन वो स्केट बोर्ड कहाँ जाएगा? तो वो पीछे जाएगा। आप उसके ऊपर पैर रख के चाहे लंगड़ी चलिए, आप ऐसे ऐसे कोशिश करिए चलने की, तो जैसे ही आप उसके ऊपर खड़े होके उसको पीछे की तरफ धक्का देंगे, ठीक है, वो सॉरी क्या कहा जाता है, वो स्केट बोर्ड कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। हालांकि आप भी हल्का सा आइएगा, लेकिन शायद ऐसा लगेगा कि हम आगे न... ठीक, स्केट बोर्ड आपको कहाँ जाता हुआ दिखेगा? पीछे जाता हुआ, क्योंकि हमने उस पर पीछे फोर्स लगाया है और उसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर ये आदमी इसके ऊपर चलना चाहे तो ठीक है, आदमी जाएगा आगे, ये प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। अच्छा अगर ये सिर्फ लड़की चल रही होती, वो नहीं चल रहा होता, तो क्या होता बताओ? ये जाती आगे और ये प्लेटफॉर्म जाता इधर की तरफ जाता है कि नहीं? और दोनों चल रहा है तो क्या होगा? दोनों तरफ जाएगा। अरे एक ही प्लेटफॉर्म है, किसी एक ही साइड में ना जाएगा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, इस लड़के की तरफ जाएगा कि उधर लड़की की तरफ जाएगा? लड़के की तरफ जाएगा। अच्छा ये तुमको कैसे पता चल गया कि लड़के की तरफ जाए? ओ, तो तुमको ये लग रहा है कि सर देखिए ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होना है, लेकिन इसका मास, इसीलिए प्लेटफॉर्म इसकी बात मानेगा। तो एक काम करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और हम लोग अपने से कुछ मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म इधर गया है।
अरे बोलो ना, अगर हमने सही माना होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, गलत मान लिया होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा नेगेटिव। सही है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बताइए ना, इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करा दें, बोलिए। और मान लिया जाए कि ये उसका सेंटर पहले यहाँ था, अब उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए ये जो सेंटर है जहां पर ये दोनों अभी आके मिले होंगे, बोलिए ये कौन है लड़का, ये लड़का है। और ये कौन है, ये लड़की है। और दोनों आके यहां पर मिल गए हैं। अब आपको बताना है कि इस दौरान ये प्लेटफॉर्म कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो मान लिया जाए कि इस प्लेटफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये यही घटना है ना t इज इक्वल टू टी की। तो सबसे पहले आप इन सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट चेक करिए कि कितना कितना डिस्प्लेसमेंट इनमें हुआ है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग m3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए डिस्प्लेसमेंट, माने m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो उसको हम लोग s1 से दिखा दें। तो m1 यही आदमी ना है, तो कौन बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना, ये 5 ही मीटर ना चला है। अच्छा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूं तुमसे, 5 ही मीटर, हाँ क्या बात करते हो, 5 मीटर तो ये अपनी मेहनत से चला है, और प्लेटफॉर्म इसको और x मीटर आगे लेके गया है। अरे तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 + x ना होगा, नहीं समझ में आया ये, बोलो जल्दी, ये इतना ना आया है, 5 + x हो गया। बताओ लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 माइनस, लेकिन रुकिएगा 1 मिनट, ऐसे हड़बड़ा के मत बोलिए 5 माइनस है। लड़की का डिस्प्लेसमेंट अपनी वजह से कितना हुआ है, लड़की तो यहां से यहां आई है ना, अरे बोलो अपनी वजह से कितना हुआ है, 5 हुआ है, सही बोल रहे हो। लड़की का डिस्प्लेसमेंट अपनी वजह से 5 हुआ है, 5 हुआ है, अरे कोई तो सही बोलो, 5 हुआ है ये। अरे लड़की का डिस्प्लेसमेंट इधर ना हुआ है तो हम -5 बोलेंगे, हम बोलेंगे लड़की का डिस्प्लेसमेंट अपनी वजह से कितना हुआ है, -5। अब प्लेटफॉर्म उसको लेके गया है +x, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -5 + x, या इसको x - 5 भी हम बोल सकते हैं। अरे बोलिए ना, थोड़ा डायरेक्शन का भी ख्याल रखिए, ठीक है। और बताइए S3 का मतलब हुआ M3 का डिस्प्लेसमेंट, और M3 का मतलब हुआ ये प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और ये तो खुद हम ही लोगों ने मान लिया है। अब सुनिएगा, यहाँ पर जब ये पूरा मोशन हो रहा था तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, सिस्टम के अंदर 3 लोग हैं, 2 लोग और एक प्लेटफॉर्म। तो इस पूरे मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है के दौरान क्या बाहर से कोई फोर्स लगा है, अरे बोलो, जो भी फोर्स लगा है इन्हीं लोगों ने ना एक दूसरे पे लगाया है। जैसे चलने के दौरान ये लड़का इस प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगा रहा होगा, प्लेटफॉर्म इस लड़के पे फोर्स लगा रहा होगा, लड़की प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म लड़की पे फोर्स लगा रही होगी, है कि नहीं। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा है। अच्छा एक और बात है, अगर फ्रिक्शन होता तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कौन लगाता है, ये सरफेस लगाता है, और ये सरफेस इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं ना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ रहे हैं। हाँ हो सकता था ना कि कोई यहाँ खड़ा होता है, इसको एक लत मार देता है, मान लो वो दौड़ के आ रही, जाइए नहीं रहा है, तो होता है ना पीछे दोस्त सब होता है, ठेल ठेल जाने जाने से करके। तो ये अगर बाहर से कोई फोर्स लगा रहा होता तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन, ये इसको खुद बेचैनी है, तो इंटरनल फोर्सेज ही सिर्फ लग रही हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना, 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में बदलाव
नहीं होगा। तो एक बात बताइए ना, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी थी? तो शुरू में ये भी रुका था, ये भी रुकी थी, ये भी रुका था, बोलो। तो जब तीनों रुके थे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में कितनी होगी? 0। अरे तीनों रुके हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी होगी क्या? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर 0 है, बोलिए, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी। देखिए ये चलेगा, ये भी चलेगी, प्लेटफॉर्म भी चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। एक मिनट रुको ना, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि मान लो कि एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। अरे बोलो, तो अभी सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा? अब मान लो ये आदमी एक कदम चलता है, वो आदमी भी एक कदम चल देता है, तो नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास वही रहेगा? तो ऐसा ही कुछ होता है, ये तीनों कुछ इस तरीके से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसा रहे? रेस्ट में रहे। क्योंकि सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट में था ना, अरे शुरू में रेस्ट में था ना, तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ है। अरे बोलिए जल्दी, तो शुरू में कहिए, बाद में कहिए, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अब अगर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी ही नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। सेंटर ऑफ मास शुरू से लेकर लास्ट तक रेस्ट में ही रह गया तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए मूव करना जरूरी ना है, तो हम बोलेंगे कि इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। और SCM का फॉर्मूला हम जानते हैं, बताइए। SCM इज इक्वल टू होता है M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। SCM कितना है बोलो? सेंटर ऑफ मास में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, बताइए, M1 कितना? 60 kg, S1 कितना? 5 प्लस एक्स, तो ये देखिए 5 प्लस एक्स लिखा मैंने, प्लस M2 कितना? 40 kg, S2 कितना? x माइनस 5 था क्या? हाँ सही बोला आपने, x माइनस 5 भी तो है। और M3 कितना? 100, और S3 कितना? x, तो ये लिखा जाएगा 100 इंटू डिवाइडेड बाई M1 की जगह 60, M2 की जगह 40, M3 की जगह पे 100। अब ये बताइए, ऊपर में 6 पचे 30, 300, 40 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो -200 ना आएगा। 300 - 200 कितना? 100। क्या बात है, तो 100 रहेगा ऊपर, 100 रहेगा ऊपर। अच्छा x वाले टर्म्स भी तो हैं, तो 60x प्लस 40x 100x अब प्लस 100x कितना? 200x, और डिवाइडेड बाई नीचवा में क्या आएगा? अभी 200 जो है उसको इधर भेजोगे ये तो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, तुम 100 को इधर भेज दो, तो 100 इधर जाके माइनस ना बनेगा, तो भेज इधर रहे हो लेकिन लिख उधर दो, और ये हो जाएगा 200। अरे बाबू ये इधर जाएगा तो 200x इज इक्वल टू -100 नहीं होगा क्या? और x इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ। अब बताओ तो इस रिजल्ट से तुमको क्या पता चला? तुमने गलत माना था, ये प्लेटफॉर्म उधर नहीं जाके प्लेटफॉर्म, यानी तुम लोग सही बता रहे थे। तुम लोग जो बोल रहे थे कि सर देखिए इधर जाएगा, वो इधर ही जाएगा। और कितना जाएगा? आधा मीटर। ये प्लेटफॉर्म उस दौरान आधा मीटर पीछे चला जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें कुछ दोबारा अगर पूछना हो पूछिए। अभी आपके पास लगभग 17-18 सेकंड बाकी है। हो गया? क्या हुआ है? हो गया। ये आंसर कितना है इसका? -½ मीटर है। ठीक।